हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले क्लास 12 में कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 8, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स इन जावा। इसके ही फर्स्ट पार्ट में, मतलब फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की रियल मीनिंग, एक्चुअली वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, है ना। मैंने बताया था उसमें कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट को बड़े बड़े लंबे लंबे प्रोग्राम और कोडिंग को या सॉफ्टवेयर जब लॉजिकल हो तो उसमें बहुत सारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है ताकि पूरा लंबा सा कोड इजीली क्लासीफाई हो सके, है ना। इन शॉर्ट उसको क्लासीफाई किया जाता है और कंप्यूटर अच्छे से उसको समझ सकता है ना। प्रेजेंटेशन उसका अच्छा हो जाता है क्लासिफिकेशन के साथ। एक एग्जांपल के साथ फिर से मैं समझा देता हूँ क्लासेस ऑब्जेक्ट को क्यों यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम कोई बुक रीड करते हैं बड़ी सी, उसमें एकदम थियरिकल कंसेप्ट हो और पूरा पेज सिर्फ वर्ड्स और सेंटेंसेस से लिखा हुआ हो तो उसको समझने में हमें दिक्कत होती है। लेकिन वही चीज़ को अगर किसी डायग्राम के बेसिस पे या फिर किसी टेबल के बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर दिया जाए, रोज कॉलम्स में उसको समझाया जाए तो इजीली समझ लेते हैं हम, है ना। और वो हमारा ध्यान भी तुरंत खींच लेती है, अट्रैक्टिव दिखता है। तो वही चीज़ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ है जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लासेस और ऑब्जेक्ट को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वो अच्छे से क्लासीफाई हो सके और लंबी इंफॉर्मेशन को हम अच्छे से प्रेजेंट कर सके, प्रोग्राम और कोड को अच्छे से बना सकें। ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हमको क्या देखना है, उसमें तो हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल समझा था, उसके वेरिएबल्स और मेथड्स के बारे में समझा था, डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन, इनिशियलाइजेशन के बारे में समझा था, है ना। और अभी इस चैप्टर में हमको पॉलीमॉर्फिज्म, विजिबिलिटी मॉडिफायर्स, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, है ना, वही टॉपिक्स हैं जो 6 चैप्टर में थोड़े बहुत शॉर्ट शॉर्ट में इंट्रोड्यूस किए थे मैंने। यहाँ टेक्स्ट बुक में भी वही शॉर्ट टॉपिक 6 चैप्टर में भी है, लेकिन इस चैप्टर में फिर से क्यों है, ताकि वो डिटेल में समझा जाए। इस चैप्टर में वो चीज़ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ अच्छे से कनेक्ट करती है, इसलिए इसमें और अच्छे से खुल के बताई हुई है टॉपिक्स। ठीक है। और कौन से पॉइंट्स एमसीक्यू के लाएंगे इसमें भी मैं बताऊंगा। इसमें भी आपको पॉइंट्स टू बी रिमेंबर या टेबल्स पिंक होंगे, पिंक पॉइंट्स होंगे 3 4, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और मैं आपको बता भी दूंगा, नोट डाउन भी आप कर सकते हैं या टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर सकते हैं रिवीजन के टाइम एमसीक्यूज के एग्जाम के लिए। ओके, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं एमसीक्यू के लिए। ये पहला ही पॉइंट आपको याद रखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरलोडिंग भी बोला जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोला जाता है, तो मेथड ओवरलोडिंग। ओके, अब इसका मीनिंग समझते हैं। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मैनी फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स। चैप्टर 6 में इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे मैंने समझाया था कि अ, एक ही ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रोल हों, बहुत सारे काम एक ही ऑब्जेक्ट को दे दिए जाएं, तो उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था। जब जैसे कोई इंसान अपने घर पे, किसी का सन है, किसी का भाई है ना, किसी का हस्बैंड है, और वही इंसान जब अपनी बिजनेस में जाता है तो किसी का बॉस बन जाता है ना। तो एक ही इंसान के बहुत सारे रोल्स। ऐसे ही यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही मेथड को बार बार अलग अलग काम के लिए रिपीट किया जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है मैक्सिमम का, किसी भी नंबर में। जैसे कि पॉइंट वाले नंबर, बहुत सारे पॉइंट वाले नंबर से उसमें से मैक्सिमम नंबर ढूंढना है, ये प्रोग्राम है। या फिर होल नंबर, इंटीजर वाला नंबर है, उसमें बहुत सारे नंबर्स में से कोई एक नंबर का मैक्सिमम ढूंढना है। डबल वाले डेटा टाइप में से भी अगर मैक्सिमम ढूंढना है, तो सब में काम, मतलब इंफॉर्मेशन अलग अलग है और मैक्सिमम का यूज, एक ही कीवर्ड का यूज किया जाएगा ना। तो एक ही मेथड को अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू काम करवाना, अलग अलग मेथड को, एक ही मेथड को बार बार अलग अलग काम के लिए रिपीट करना, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इस इसमें मेथड लोड ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। ये सिंपली शॉर्ट में आप समझ जाएंगे तो इजी रहेगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि मैनी फॉर्म्स होते हैं, एक ही मेथड को बहुत बार यूज किया जाता है अलग अलग फॉर्म में। ओके। और उसमें नाम भी सेम यूज किया जाता है, विद सेम नेम। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स इसी चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में भी है, दूसरे पार्ट में और अच्छे से समझ रहे हैं। और 3 4 ये पिंक पॉइंट्स आपको टेक्स्ट बुक में भी है, यहाँ पे भी मैंने बताया है
वो एमसीक्यू के लिए याद रखना है। इसके फिक्स्ड ये 4 पॉइंट्स रूल्स हैं कि कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, कंस्ट्रक्टर को कैसे पहचाना जाए। तो कंस्ट्रक्टर के पहले हम समझे कि स्पेशल काइंड ऑफ मेथड यूज्ड फॉर न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे एक स्पेशल मेथड का यूज किया जाता है ताकि ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से क्लासीफाई कर सके, और उसी मेथड को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है। कैन परफॉर्म एनी एक्शन बट मेनली परफॉर्म इनिशियलाइजिंग एक्शंस। वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है, इस कंस्ट्रक्टर को हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मेनली इनिशियलाइजिंग एक्शन काम करता है। कोई नई ऑब्जेक्ट बनाने हो तो नॉर्मली वो यूज होता है मेनली। ठीक है। मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर मेनली ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसके दूसरे काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। और उसके रूल्स का हम ध्यान दें तो मस्ट हैव सेम नेम एज क्लास नेम। उसका नाम क्लास के नेम जैसा ही होना चाहिए, अलग होगा तो उसको हम कंस्ट्रक्टर नहीं बोल सकते। ठीक है। डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। इसके अंदर रिटर्न टाइप नहीं होता, रिटर्न कीवर्ड होता है ना पूरे प्रोग्राम में, तो वो रिटर्न कीवर्ड का इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज नहीं होता, ये भी आपको याद रखना है। मस्ट यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट ओनली। ऑब्जेक्ट या किसी मेथड, पर्टिकुलर मेथड के लिए एक बार यूज हो सकता है, उसको उसी ऑब्जेक्ट के लिए बार बार उसको हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है। और नॉट अलाउड एल्सवेयर इन प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट, वही मैंने बोला ना कि ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज होगा, वो बार बार फिर दूसरी चीज के लिए यूज नहीं होगा। अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, एक पब्लिक क्लासरूम, ये क्लास का नाम है, उसके अंदर फिर पब्लिक रूम, ये जो ब्लॉक होता है ना जिसमें क्लास का नाम सेम यूज होता है, लेकिन उसके अंदर कोई न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया या कोई दूसरी मेथड को हमने यूज किया, इस क्लास के नेम जैसे ही दूसरा ब्लॉक बनता है जिसमें क्लास कीवर्ड का यूज नहीं होता, लेकिन क्लास का नाम एज इट इज यूज होता है। तो जब भी आपको ये चीज दिखे, सेम क्लास का नाम और ब्लॉक, तो वो होगा कंस्ट्रक्टर। और उसके रूल्स के हिसाब से रिटर्न टाइप नहीं आता और क्लास का नाम सेम आना चाहिए, बस ये आपको याद रखना है। तो इसको हम बोलेंगे क्या, कंस्ट्रक्टर। ठीक है। इसका मेन यूज वही होता है कि न्यू ऑब्जेक्ट या न्यू मेथड को इनिशियलाइज करता है। ठीक है। अब विजिबिलिटी मॉडिफायर्स फॉर एक्सेसिंग कंट्रोल। पूरी इंफॉर्मेशन में विजिबिलिटी, कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ मेथड पूरे प्रोग्राम में कौन सी जगह पर विजिबल है, कौन सी इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट या मेथड को एक्सेस कर सकती है, उस एक्सेस पे कंट्रोल कैसे लगाना है, कितनी सेफ्टी रहनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन की कि वो दूसरे नीचे वाले प्रोग्राम उसमें से रिफर नहीं किए जाएं। ऊपर एक मेथड या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया, वही ऑब्जेक्ट दूसरे नीचे प्रोग्राम में भी यूज करवाना है या उसको प्राइवेट रखना है, वो कंट्रोल ये विजिबिलिटी मॉडिफायर्स के हाथ में होता है। और मेनली वो टोटल 4 टाइप के हैं, 4 पीज चैप्टर 6 में भी था। ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पैकेज, 4 पीज हैं। एमसीक्यू में आपको याद रखना है कि 4 पीज कौन सा है, तो ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पैकेज। इन सबको अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम समझे। इफ एनी मेथड और वेरिएबल इज विजिबल टू अनदर क्लास देन इट कैन बी रिफर्ड इजीली। अगर कोई मेथड या वेरिएबल विजिबल है दूसरे क्लास के लिए तो उसको इजीली रिफर किया जाता है, उसको बार बार यूज किया जाता है एक ही काम के लिए। अगर पूरे प्रोग्राम में, पूरे कोड में एक ही क्लास या एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार रिपीटेडली अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाए ना, तो प्रोग्राम लैग करने लगता है या एरर्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, और उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज भी होते हैं। ठीक है। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए ये विजिबिलिटी मॉडिफायर्स का यूज होता है, टू स्टॉप unnecessary access and references, these modifiers are used। इस मॉडिफायर को unnecessary रिपीटेशन और unnecessary एक्सेस को रोकने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ऊपर कोई ऑब्जेक्ट या मेथड को इनिशियलाइज कर दिया, उसी को अगर वापस बार बार यूज किया जा रहा है, मेथड ओवरलोडिंग की तरह बार बार यूज किया जा रहा है, तो फिर वो दिक्कत वाली बात होती है। इसीलिए उसमें कोई ना कोई जगह पे कंट्रोल लगाना पड़ता है, और उसमें ये 4 पी वाले विजिबिलिटी मॉडिफायर्स काम में आते हैं। ठीक है। अब चारों को अच्छे से समझे। पब्लिक मतलब कि वाइडेस्ट विजिबिलिटी मीन्स विजिबल फॉर होल प्रोग्राम। जब भी पब्लिक
विजिबिलिटी मॉडिफायर के साथ कोई भी चीज़ लिखी जाएगी तो वो जो भी चीज़ क्लास ऑब्जेक्ट या मेथड पूरे प्रोग्राम के लिए विजिबल होगी, पूरे प्रोग्राम में हर एक जगह पे वो यूज़ की जा सकती है जब पब्लिक के साथ यूज़ की गई हो तो सबसे वाइडेस्ट होता है। ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। और पिंक टेबल आपको इन चारों के लिए एक दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, जिसमें विजिबिलिटी कितनी किसकी कितनी कितनी है वो आपको समझाया हुआ है। तो पब्लिक के लिए वाइडेस्ट विजिबिलिटी आती है, मतलब कि पूरे प्रोग्राम में वो वाला पब्लिक के साथ जो हमने लिखा है कीवर्ड पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है, विजिबल है, और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और प्राइवेट की बात करें तो इसका ही अपोजिट एकदम लोएस्ट विजिबिलिटी है, और मींस विजिबल फॉर प्राइवेट ब्लॉक्स ओनली एंड कांट रिफर टू एनी अदर क्लास। प्राइवेट ब्लॉक का आएगा, एक ब्लॉक मतलब कि एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक चीज, तो प्राइवेट क्लासरूम हमने लिखा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो तो फिर वो सिर्फ उसी ब्लॉक के लिए अवेलेबल रहेगा। प्राइवेट विजिबिलिटी मॉडिफायर के अंदर हम जो लिखेंगे वो उसी प्राइवेट ब्लॉक के लिए होगा, दूसरा कोई क्लास उसको यूज नहीं कर सकता, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन, उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स, क्लास, मेथड्स को यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो प्राइवेट कीवर्ड है उसका। ओके। और प्रोटेक्टेड की बात करें तो लिमिटेड विजिबिलिटी है, मींस विजिबल फॉर लिमिटेड सब क्लासेस कैन एंड कनेक्ट विथ इट और डिक्लेयर इन इट। मतलब जी, मतलब कि क्लास, यहाँ सब क्लास होता है ना, क्लास के अंदर ही दूसरा क्लास होता है, मतलब जितना हम उसको मेंशन करें कि इसी क्लास के लिए विजिबल रहना है तो वो उसी क्लास के लिए विजिबल रहता है। यहाँ दूसरे एक या एक से ज़्यादा क्लास के लिए हम विजिबल करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं, मतलब प्रोटेक्टेड के अंदर जितने क्लास के बारे में लिखा हो उतने क्लास के लिए वो विजिबल हो सकता है, लिमिटेड। ओके। और पैकेज की बात करें तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मॉडिफायर है। अगर पब्लिक प्राइवेट या पैकेज में से, सॉरी, पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में से किसी का भी यूज़ नहीं करते और सिर्फ डायरेक्ट हम क्लासरूम, हमारे टेक्स्ट बुक के बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना फोटोज़ के साथ, उसमें कभी कभी विजिबिलिटी मॉडिफायर का यूज़ नहीं किया गया है, डायरेक्ट आपको प्रोग्राम की शुरुआत में मिलेगा क्लास और रूम, या फिर क्लास या जो भी नाम होगा उसका, क्लास नेम, क्लास बॉक्स, डायरेक्ट क्लास के साथ शुरू होगा। तो उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पैकेज वाला विजिबिलिटी मॉडिफायर यूज हो रहा है। ठीक है। जब भी उसका कोई नाम नहीं दिखे प्रोग्राम में तो मतलब बाय डिफॉल्ट वाला है पैकेज, वो यूज हो रहा है। ओके। इसकी यही मेन बात आपको एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, यूज्ड विदाउट एनी मॉडिफायर नेम, मतलब कि पैकेज कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता है यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी नाम यूज किया नहीं जाता। ओके। और मेन बात इसकी समझे कि इसकी भी वाइडर विजिबिलिटी है, मींस विजिबल फॉर एवरी क्लास बट इनसाइड इट्स ब्लॉक ओनली। अब पैकेज क्लास के अंदर दूसरे क्लासेस भी हैं तो वो उन सब क्लासेस के लिए यूज होगा, लेकिन जैसे वो पैकेज ब्लॉक, जैसे कि कुछ नाम नहीं है, क्लासरूम है, मतलब कि ये पैकेज ब्लॉक है, अब इसके अंदर हम दूसरे क्लास बनाते जाएं तो वो उन सब क्लासेस के लिए विजिबल रहेगा मेथड या ऑब्जेक्ट, लेकिन जैसे ही उस ब्लॉक, मतलब कि ये कर्ली ब्रेसिस के मेन ब्लॉक के बाहर हम दूसरा क्लास बनाएं तो उसके लिए विजिबल नहीं रहेगा वो, लेकिन जबकि पब्लिक वाला है मतलब पूरे प्रोग्राम के लिए, पैकेज वाला है तो पूरे के लिए नहीं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक, मेन ब्लॉक के लिए है, उसके अंदर फिर जितने भी क्लास हो। और प्रोटेक्टेड में क्या होता है, सिर्फ एक एक ब्लॉक के लिए होता है वो, अलग अलग क्लास के एक एक ब्लॉक के लिए होता है, इसमें सभी ब्लॉक के लिए एक साथ नहीं यूज होगा। ठीक है। सबकी विजिबिलिटी अलग अलग रहती है, कैपेसिटी अलग अलग रहती है, वो आपको एमसीक्यू के लिए जितना बेसिक डिटेल याद रखना है उतनी आप याद रख सकते हैं, बाकी डीप डाउन आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। ओके। अब आगे के टॉपिक पे ध्यान देते हैं, एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड्स। इसमें से भी बहुत सारे एमसीक्यू आ सक बहुत सारे मतलब कि 3-4 एमसीक्यू पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि इसके दूसरे नाम हैं एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड के, वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले इसका मतलब समझ लें। अलाउज प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड क्लास टू रिफर डेटा विथ अदर क्लास। ये क्या करता है, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड क्लास में किसी और क्लास को रिफर करवाना हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला प्राइवेट क्लास अगर हमने लिया है तो उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और क्लास के लिए यूज नहीं की जाएगी, लेकिन जब ज़रूरी हो, जब एक चीज़ हमने पहले
यूज़ की हुई है उसको अगर बाद में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है और हमें उसको अलाउ करवाना है, तो अलाउ करवाने के लिए फिर दूसरी मेथड का यूज़ होगा जिसको हम बोलते हैं एक्सेसर। और मॉडिफाई करवाना हो, कुछ चेंजेस करने हो उसके अंदर, तो म्यूटेटर मेथड का यूज़ होता है। ठीक है, जब कोई प्राइवेट या प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी के साथ क्लास या मेथड यूज़ की जा रही है, तो उस इंफॉर्मेशन को परमिशन देने के लिए एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्सेसर में एक्सेस होगा और म्यूटेटर में मॉडिफाई होगा, मतलब कि चेंज होगा। परमिशन मिलने के लिए एक्सेसर, चेंजेस के लिए म्यूटेटर। इतनी चीज एमसीक्यू के लिए भी आपको काम आएगी। और इसका ही दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, एक्सेसर मेथड्स आर आल्सो नोन एज गेटर, म्यूटेटर मेथड्स आर आल्सो नोन एज सेटर। ठीक है, गेटर सेटर एमसीक्यूज में आएगा ही आएगा। फिर उसका एक एग्जांपल मैं समझा दूं, जैसे कि वॉइड एक मेथड है, मेथड के साथ ही आएगा वो, है ना। तो गेट लेंथ, लेंथ समझो, लेंथ कीवर्ड प्राइवेट क्लास के अंदर है, तो उसको हमने गेट किया, मतलब कि उसमें से हमने परमिशन मांगी कि लेंथ वाला हमको उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के दो, जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्लास है। और सेट में से उस लेंथ जो प्राइवेट प्रोटेक्टेड में, उसकी हमें चेंजेस करना है, उसकी लेंथ की वैल्यू जो है वो हम खुद म्यूटेटर मेथड का यूज करके हम चेंज करेंगे, इसलिए हम सेट लिखेंगे। गेटर है तो गेट, सेटर है तो सेट। ठीक है, फिर उसमें वैल्यू डाल देंगे जो भी हो, इसी तरह से। ओके, तो ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा इनहेरिटेंस और कंपोजिशन एग्रीगेशन जो 6 चैप्टर में भी था, इसमें भी उसी तरीके से ही समझना है। इनहेरिटेंस में वही है कि उसमें मैंने एग्जांपल समझा था कि एक ही क्लास के दूसरे पार्ट ऑफ रिलेशनशिप ऐसा बचा था ना, तो इसमें भी वही है कि इज अ रिलेशन। जैसे कि इसमें सुपर क्लास और सब क्लास की बात आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है, जो आपको याद रखनी है। पेरेंट क्लास हो तो उसको सुपर क्लास या बेस क्लास बोल सकते हैं, और चाइल्ड क्लास हो तो सब क्लास या फिर डेराइव्ड या फिर एक्सटेंडेड क्लास बोल सकते हैं। उसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। जब पब्लिक क्लासरूम मेन क्लास है, क्लासरूम रूम रूम के अंदर क्या क्या होता है, विंडोज होती है, डोर होती है, उसकी लेंथ और विड्थ मेजर की जाती है, तो ये मेन क्लास है, मतलब कि सुपर क्लास है। अब वैसा ही उसके जैसी फीचर्स रखने वाला दूसरा क्लास, जिसको हम क्लासरूम नाम दे रहे हैं, क्लासरूम में क्या क्या होता है, बेंचेस होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बोर्ड और वगैरह, चौक्स मार्कर वगैरह चीज़ें होती है ना, डस्टर, टेबल, तो वो सारी चीज़ें क्लासरूम में आती है तो वो भी एक रूम। लेकिन मेनली नॉर्मल रूम में क्या क्या होता है और क्लासरूम में क्या होता है, दोनों के फीचर्स सिमिलर हैं। तो सिमिलर फीचर्स वाले में जो मेन होता है उसको सुपर क्लास बोलते हैं, और जो उसके जैसा दूसरा होता है उसको बोलते हैं सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। ओके, तो ये एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है, और इसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। चैप्टर 6 में भी मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया था, जैसे कि बहुत सारे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हैबिट्स हमारे पेरेंट्स में आती है, और पेरेंट्स की हमारी मतलब हमारे अंदर आती है। तो वही है पेरेंट और चाइल्ड वाला कनेक्शन, मतलब इनहेरिटेंस, सेम फीचर्स पास ऑन होती जाए, हेरिडिटी जैसा, तो इनहेरिटेंस। और इसकी रिलेशनशिप एमसीक्यू के लिए याद रखना है, इसकी रिलेशनशिप को बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप, उसके जैसा है तो इज अ। और कंपोजिशन और एग्रीगेशन की बात करें तो वो हैज़ अ रिलेशनशिप होता है या फिर पार्ट ऑफ। इसमें कोई दूसरे क्लास का इंफॉर्मेशन किसी और सब क्लास में हो, उसका ही पार्ट किसी और सब क्लास में हो, जैसे कि वन क्लास हैज सब क्लास और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर सुपर क्लास। जैसे मैंने यहाँ पे मेन क्लास रूम की बात की, तो मेन क्लास रूम में से कोई एक पार्ट दूसरे किसी क्लास के सब क्लास का पार्ट हो। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे फटाफट। लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी को हम रूम की जैसी फीचर्स नहीं होते, लाइब्रेरी को हम रूम वाले फीचर्स नहीं कह सकते। लाइब्रेरी में क्या क्या आता है, बुक्स आती है, मैगजीन्स आती है, न्यूज़पेपर आता है। लेकिन लाइब्रेरी में ही एक और हम क्लास बना दें, रीडिंग रूम वाला, तो वो रीडिंग रूम के अंदर तो डोर विंडोज आ सकती हैं। तो किसी अलग अलग सुपर क्लास, लेकिन उस सुपर क्लास के सब क्लास अगर मैच कर रहे हो, तो फिर वो होता है
कंपोजिशन या एग्रीगेशन। समझ में आ रहा है? एक रूम मेन क्लास है, एक लाइब्रेरी मेन क्लास है, ये दोनों सुपर क्लास है। ठीक है, अब इसके अंदर डोर्स विंडोज हैं और इसके अंदर ही मैं एक और सब क्लास बनाऊं रीडिंग रूम नाम का। उसका नाम है रूम, इसका नाम है रीडिंग रूम अगर मैं बनाऊं तो। और रीडिंग रूम में भी वही सारी चीजें आ सकती है जो मेन रूम में है। विंडोज का यूज रीडिंग रूम में भी किया जाएगा, डोर में भी किया जाएगा, है ना? तो विंडोज, डोर, वही चीज उस दूसरे सुपर क्लास के सब क्लास में यूज हो तो कंपोजिशन या एग्रीगेशन। समझ में आ रहा है? हैज अ रिलेशनशिप या पार्ट ऑफ, मतलब उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और के सुपर क्लास का एक पार्ट है, उसके पास है, दूसरे क्लास की चीजें है ना? इट हैज द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर सुपर क्लास, हैज, इसलिए इसकी रिलेशनशिप को हैज या पार्ट ऑफ किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप की रिलेशनशिप है वो एमसीक्यू में आएगा, और कंसेप्ट तो आपको क्लियर होना ही चाहिए ऑफकोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स फिनिश होता है, कंप्लीट होता है, खत्म होता है। ठीक है, ऐसे ही 9 चैप्टर से हम और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। और एमसीक्यू के लिए मैंने पॉइंट्स भी बता दिए, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं साथ ही साथ में। ओके, तो आगे के वीडियो में मिलते हैं और 9 चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।